से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुगंध और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे सेकंड एपिसोड ऑफ आइकन्स ऑफ भारत शो में। हमारे फ्रीडम ऐप और एनडीटीवी इंडिया की ये एक मुहिम है जहां पर हम आपको मिलवाते हैं भारत के आइकन्स से। अब कौन होते हैं ये भारत के आइकन्स? ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद का व्यवसाय या खुद की खेती या कोई ना कोई काम ऐसा शुरू किया है जिसमें उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल कर कौशल हासिल किया है। इन्होंने इन व्यवसाय को कर और भी लोगों को आजीविका भी प्रदान की है। इस शो में हम हमारे भारत के दर्शकों को मोटिवेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई जो है इन आइकन से सीखे और आत्मनिर्भर बने। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस शो में आखिर होता क्या है। इस शो में हम चुनते हैं एक श्रेष्ठ आइकन हर एपिसोड में, और हर एपिसोड में चुने जाने के बाद जितने भी श्रेष्ठ आइकन हमें मिलेंगे, आखिर में हम उनमें से चुनेंगे एक सर्वश्रेष्ठ आइकन। और ये सर्वश्रेष्ठ आइकन चुनने में हमारी मदद करेगी हमारी जूरी। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आनंद कुमार जी। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। सर, आज मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आज जो है कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस शो में? फीलिंग ऐसी आ रही है मुझे, क्योंकि आपकी ऊर्जा को देख के लग रहा है कि कुछ आप अच्छा करने जा रही है। तो आज आप में अद्भुत ऊर्जा है, तो मेरा विश्वास है कि जिस तरह से आप कार्यक्रम चला रही हैं, लोग आ रहे हैं, तो जरूर कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। मैं एक बार फिर से कहूंगी कि हर एपिसोड में मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि कोई ना कोई नया ज्ञान का मोती हमें आपसे जरूर मिलेगा। जरूर। तो दर्शकों, ये हैं आनंद जी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रफुल्ल बिल्लोरे, जिन्हें हम MBA चाय वाला के नाम से भी जानते हैं। प्रफुल्ल जी, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। एक बात बताइए प्रफुल्ल, अगर हम आपसे चाय पे चर्चा करते और पूछते कि आप एक श्रेष्ठ आइकन में क्या क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं? ऐसी कोई जबरदस्त क्वालिटी नहीं होती। आइकन्स ऑफ भारत बोले या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग बोले, वो कुछ नहीं, वो ऑर्डिनरी में छोटे से एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो वो लोग जो गिव अप नहीं करते, जो जिनकी नीयत साफ होती है और जो खुद को बेवकूफ़ ना बनाते, वो मैं ढूंढना चाहता हूँ। आज नहीं तो कल सफलता उनके पीछे आज जरूर जाएगी। तो ऐसे लोगों की तलाश मुझे भी है, आइकन्स ऑफ भारत को भी है। बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज भी आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेंगे। यस यस यस। स्वागत कीजिए रश्मि बंसल जी का। ये एक किताब लिख चुकी हैं, एक नहीं 10 से भी ज्यादा किताबें लिख चुकी हैं, लेकिन ये इस मंच पे आपको मोटिवेट करना चाहती हैं कि आप अपनी जिंदगी की कहानी को बदल दें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। तो रश्मि जी, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बहुत सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आई थी। तो क्या आपको लगता है कि भारत में जो है अब ट्रेंड वो बदल रहा है? ज़रूर बदल रहा है। बहुत ज़्यादा महिलाएं, लड़कियां एंटरप्रेन्योरशिप में आ रही हैं, क्योंकि इससे उनको लाइफ में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप चाहे मेहनत तो बहुत करें, लेकिन टाइम आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो आपके हाथ में है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी बहुत ज़्यादा महिलाएं आएंगी इस क्षेत्र में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का शो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। श्योर। तो दर्शकों, अब वक्त आ गया है कि मैं आपको मिलवाऊं श्रीकांत शास्त्री। पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था कि इन्हें कहते हैं मेंटर ऑन अ मिशन। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो अगर मैं आपसे पूछूं, पिछले एपिसोड में आपको क्या चीज यूनिक लगी? कोई ऐसी चीज जो आपने भी पहली बार सुनी हो? पिछले एपिसोड में खास ये बात थी कि जो पांचों आइकन से जो हम मिले थे, वो देश के अलग अलग भागों से आए थे, लेकिन उनमें जो पॉजिटिव एनर्जी था, उनके बैकग्राउंड्स अलग थे, उनके चैलेंजेस अलग थे, लेकिन उन सब ने चैलेंजेस को ओवरकम करके एक बहुत अच्छा बिजनेस बनाया जो रोज़गार देता है हमारे देश के युवाओं को। तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? पॉजिटिव एनर्जी, गिविंग एम्प्लॉयमेंट, ये दो बातें बहुत अच्छी लगी। तो दर्शकों, अगर आप भी आइकन्स ऑफ भारत में आना चाहते हैं, अपनी सफलता और संघर्ष की कहानी हमें सुनाना चाहते हैं, तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और लोगों को मोटिवेट करने का बीड़ा उठा लीजिए। चलिए अब करते हैं शुरुआत हमारे शो की, हमारे पहले आइकन ऑफ भारत के साथ। उनका नाम है सुहास बाली। महाराष्ट्र में ये लाल बंद गोभी और भी बहुत सारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स उगाते हैं, और कम से कम 500 किसान ऐसे हैं जिन्होंने इनके साथ जुड़कर अपनी जिंदगी को बदला है। बिना किसी देरी के मिलते हैं सुहास बाली से।
हाय, मेरा नाम सुहास बाली है। मैं मालेगांव जहांगीर वाशिम जिला महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2014 में एमबीए मेरा कंप्लीट किया था। फिर वहाँ से लेके मैंने 2018 तक जॉब किया। मेरे यहाँ एग्री मतलब लैंड वगैरह अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि मुझे एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहिए। और उसी दौरान हमने देखा कि एक लॉकडाउन आया और मैंने सोचा कि ये मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। फिर उसी टाइम मैंने सोच लिया कि अगर मैं फार्मर लोगों को कलेक्ट करता हूँ, उनके पास से प्रोडक्शन करके लेता हूँ, तो उनको भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, उनको भी मैं एक अच्छा रेट प्रोवाइड कर पाऊँगा। ऐसे करते करते मेरी एक 500+ लोगों की टीम तैयार हो चुकी है। अभी वो भी उनके बिजनेस में खुश है और आने वाले दिनों में मुझे टारगेट करना है कि इंडिया में से सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मेरा मुझे मतलब एक्जॉटिक वेजिटेबल का करना है। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका आइकॉन्स ऑफ भारत के शो में। नमस्कार। आपकी कहानी के लिए हम लोग सुनने के लिए बड़े आतुर हैं, बड़े इच्छुक हैं। तो आप हमें और हमारी जनता को बताइए कि आपकी कहानी क्या है, कहाँ से आप आते हैं और आप करते क्या हैं। सर, मेरा नाम सुहास बाली है। मैं मालेगांव जहांगीर वाशिम डिस्ट्रिक्ट विदर्भ महाराष्ट्र से हूँ। मैं मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा एमबीए में हुआ है पुणे यूनिवर्सिटी से। 2014 में जब मेरा एजुकेशन हुआ था, उसके बाद मेरा जॉब शुरू हुआ था। जॉब में तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी, लेकिन बाद में मैं ऐसा मतलब सोचने लगा कि जो जॉब वगैरह करता हूँ उससे अच्छा अगर मैं बिज़नेस में आता हूँ तो क्या करना मतलब कौन सा बिज़नेस मैं चूज़ करता हूँ। तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था, एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए। लेकिन जब शादी हुई 2018 में, उसके बाद मुझे कहीं तो लग रहा था कि अभी बिज़नेस में आना चाहिए। तो फिर वैसे ही देखते देखते 2020 में जब लॉकडाउन मतलब आया, तो तभी मुझे एक ऐसा फील हुआ कि मेरे यहाँ फार्म मतलब एक ज़मीन भी अच्छी है और मुझे कुछ ना कुछ अब ज़मीन में ही करना है और मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्शन लेना है, एक्जॉटिक वेजिटेबल हो या इंडियन वेजिटेबल में। तो उसके बारे में फिर जैसे मैंने सोचा कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए रहेगी अगर मैं ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, मतलब एक प्रोडक्शन वगैरह करता हूँ अपने विदर्भ में कि जो कभी किसी ने देखे भी नहीं है। तो वैसे प्रोडक्शन के बारे में मैंने सोचा। तो फिर मैंने स्टडी करते करते मुझे सबसे पहले रेड कैबेज, ब्रोकोली, आइसबर्ग, स्वीट बेल पेपर, उसको हम कलर कैप्सिकम बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली जिसकी डिमांड हम देखते हैं कि मेट्रो सिटीज़ में बहुत है। तो फिर मैंने सोचा अगर ये प्रोडक्शन में अगर विदर्भ के फार्मर को पूरा बताता हूँ करने के लिए और उसके बाद अगर ये प्रोडक्शन लेते हैं तो उनको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, आप महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से, Yes, जहाँ sir. पानी की बड़ी कमी होती है। यस सर। तो इस चैलेंज को आप एक्सोटिक एक साइड है, पानी नहीं है, विदर्भ है, तो ये खेल जमाया कैसे आपने और आपको चैलेंज नहीं आ रहा है पानी की वजह से, दिक्कत नहीं आ रही है? सर, एक्जॉटिक वेजिटेबल फार्मिंग करना है तो हमें पता है, जैसे इजराइल टेक्नोलॉजी हम देखते हैं कि कैसा मतलब पानी का बचाव होता है। तो मैंने इस खेती के बारे में जैसे स्टडी की थी तो मुझे समझ में आया कि ड्रिप इरिगेशन वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं और वहाँ बहुत मतलब अच्छे से हम पानी का बचाव कर सकते हैं। और ये फार्मिंग एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है। तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता था कि जिससे हमारे मतलब ऑल ओवर इंडिया में सब फार्मर को एक बेनिफिट हो जाएगा ये खेती के बारे में, और इसके रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हास जी, पर एक ये क्वेश्चन है कि विदर्भ से आप जैसे मेट्रो सिटीज़ में भेजते हो कैसे हैं, मतलब उसको फ्रेश रखना और ट्रांसपोर्ट करना, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपका लोकल मार्केट तो वहाँ होगा नहीं शायद? मैम, वही दिक्कत सबसे बड़ी थी, ट्रांसपोर्ट सुविधा। इसीलिए फार्मर घबराते थे कि ये प्रोडक्शन अगर मैं करता हूँ तो इसमें क्या होगा, कैसा होगा ट्रांसपोर्ट। तो मैं उनको ये बताना चाहता था कि आप घबराओ मत, ये प्रोडक्शन के लिए मैं पूरा ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी लेता हूँ। पर आपने कहाँ से सीखा, क्योंकि आपका फार्मिंग का बैकग्राउंड तो है नहीं, तो नहीं है। आपने एमबीए किया, तो आपने ये सब कहाँ से सीखा कि किस तरह से एक्सोटिक वेजिटेबल्स आइडिया उगाने कहाँ हैं? मैम, हमारे एक कावर के काकू करके मतलब पुणे में है, वो 2007 से लेके मतलब 7 से एक्सोटिक वेजिटेबल का काम करती थी। और एक्चुअली उनका बैकग्राउंड एकदम सिंपल था, लेकिन उन्होंने मार्केटिंग किया था, सेल किया था। तो वो मेरे लाइफ में सबसे बड़े मतलब मेरे लिए एक आइडल है, क्योंकि उनके वजह से आज ये बिज़नेस में आया हूँ मैं। और मुझे पता है कि आने वाले दिनों में मैं भारत के फार्मर को जोड़ के ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकता हूँ। सुहास,
अब मुझे ये बात बताइए, आप कितना बड़ा सोच रहे हैं आगे के लिए? सर मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया की सबसे बड़ी एग्जॉटिक वेजिटेबल एंड जो प्रीमियम रेंज है के प्रोडक्ट है उसकी कंपनी मुझे बनानी है। बहुत अच्छा है। मेरा तो मानना है कि यूट्यूब से और कई माध्यम से अपने काम को आगे बढ़ाने के साथ साथ युवाओं को भी प्रेरित करें ताकि वो कृषि में आए। मेरी शुभकामनाएं, हम तमाम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ। नमस्कार। थैंक यू सर। लाल पत्ता गोभी की खेती बहुत मुनाफे वाली है। आइंदा बरसों में 6,500 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद। भारत 41 देशों को लाल पत्ता गोभी निर्यात करता है। लाल पत्ता गोभी की सालाना चक्रवृद्धि दर 21.3% है। दर्शकों, अगर आप भी सुहास बाली जी से सीखना चाहते हैं कि कैसे एग्जॉटिक वेजिटेबल्स की खेती करते हैं, तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करके कोर्स कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप पे रजिस्टर करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं आइकन ऑफ भारत में और अपनी कहानी पूरे देश को सुना सकते हैं। अब हम आपको मिलवाएंगे विवेक साहा जी से, जो एक्चुअली में तो एक फिजियोथेरेपिस्ट थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने खोला अपना फिश स्टोर और इन्होंने तकरीबन 5,000 मछुआरों की मदद से फिश फार्मिंग करके फ्रेश फिशेस जो हैं वो पूरे कर्नाटका में पहुंचाई। तो चलिए मिलते हैं विवेक साहा से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर विवेक है। मैं बैंगलोर से आया हूँ और उत्तर पूर्व भारत के छोटे से राज्य त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। 10 साल करीबन प्रैक्टिस करने के बाद मुझे लगा कि अपने लिए बहुत कुछ कर लिया, अभी समाज के लिए कुछ करना है। और मैं एक हाफ बंगाली हूँ, तो मुझे मच्छी नहीं खाने को मिली, तो ज़िद में आके मैंने मच्छी की दुकान शुरू की। वो चलते चलते कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा उसको पुश मिला और आज 7 स्टोर, 50 लोग डायरेक्टली और कम से कम 5,000 फिश फार्मर मेरे साथ जुड़े थे। नमस्कार। विवेक जी, आपकी मछली भरी कहानी हमें सुनाइए। सर, मैं उत्तर पूर्व भारत के बहुत छोटे से शहर अगरतला से हूँ और बहुत सारे सपने लेके बैंगलोर में गया। और पापा ने बोला MBBS की सीट थी बट अफोर्ड नहीं कर पाए, तो फिजियोथेरेपी में जो था वो ख़त्म करने के बाद 10 साल मैं कड़ी मेहनत और शिद्दत से काम करके मुझे मेरी दादी माँ और मेरी जो नानी माँ है वो बहुत प्रेरित करती थी। इसके लिए मैं जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपी बना, यानी कि मैं बुजुर्ग लोगों का मैं करता था। मैं हाफ बंगाली और हाफ गुजराती हूँ और मुझे मच्छी से बहुत प्यार है। तो जिस चीज़ से प्यार है, अगर आप उसको पेशा बना लो तो आप कभी बोर नहीं होगे। तो उसी जज्बात से लेके जब मैं देखा कि शू खरीदने के लिए लोग जाते हैं मॉल वगैरह, बाटा शोरूम, और इतने एयर कंडीशन में, और मच्छी खरीदने के लिए रुमाल निकाल के नाक में लगा के उसका बांस, और उसकी जो जहाँ पे है लेडीज़ और औरतें और बच्चे नहीं जा सकते। तो इस चीज़ को बदलना था। कैसे बदले? तो एक जर्नी से मैं बोला ठीक है, शुरुआत करते हैं। बैंगलोर बहुत कॉस्टली जगह है, सबको मालूम है। वहाँ पे जो स्टोर मैंने सेटअप किया था, करने के बाद सबसे पहला चीज़ ये था कि मच्छी में कांटा और जो इसका जो स्मेल है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर ये दोनों चीज़ को मैं संभाल लूँ तो मैं लोगों तक पहुँच सकता हूँ। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। अगरबत्ती का धूप लगाया, उसके पीछे फ़ैन लगा दिया, रोटेटिंग फ़ैन। तो उससे क्या होता है, जो कस्टमर अंदर आते थे तो उनको वो बदबू नहीं मिलती। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे गर्व वाली बात है, टीम के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। आज जो है, आज जो मैं हूँ वो टीम के लिए हूँ, और उनका सपोर्ट की वजह से आज मेरे जो 50 लोग जो मेरे लिए काम करते हैं, उसमें 40 लोगों ने बिहार, उत्तराखंड जगह से आके, मेरे भाई लोगों ने, उन लोगों ने अभी अपना घर बना सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सवाल मेरा है कि आपके माता पिताजी क्या करते हैं? सर, अगरतला में मेरे उसको बोलते हैं मुदित दुकान मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर, छोटा सा दुकान है। और पापा ने बोला था, देख अगर तूने अच्छा मार्क्स नहीं लेके आया तो यहाँ पे बिठाऊंगा पक्का। तो वो डर तो मेरे में था। मैं स्टूडेंट अच्छा था, बट जब मौका आया कि 1-1 लाख रुपए कैपिटेशन फी भरना है, मैं बोला पढ़ाई करके मेरिट होके मैं पैसे तो नहीं भरूंगा। 4 साल में 80,000 रुपये खर्च हुए।
जो 4 साल के एंड में मैंने सिर्फ इंटर्नशिप में 1 लाख रुपए कमाए। क्या वाह, बात। नहीं, क्या बहुत बात अच्छा। है। और छोटी सी जगह से आके आप इतने बड़े शहर में अपनी पहचान बनाए और लोगों को रोजगार दे रही है, बहुत बड़ी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ये तीनों मछली नहीं खाते, हम खाएंगे आपके स्कूल पर आके। एक सवाल आपके लिए कि भाई जब शुरू किया तो कितने पैसे लगे, क्योंकि आज जैसे आपने कहा बेंगलोर महंगा शहर है, तो अगर किसी को एक छोटी सी दुकान भी खोलनी हो तो कितने पैसे लगते हैं ऐसे काम के लिए? मैम एक्चुअली मैंने छोटा सोचा नहीं था मैम, अच्छा। एक्चुअली बड़ा ही सोचा था। 2000 स्क्वायर फीट का जगह मैंने, अच्छा। और उसके लिए जो कहानी था, घर से बहुत डांट पड़ी। मेरे पास फ्लैट था, उसको गिरवी रख के मैंने वो लिया। अरे वाह, मैं हूँ भारतीय, मुझे मौका मिला था बर्मिंघम जाने का, मैं नहीं गया सर, क्योंकि मुझे इधर ही कुछ करना था, अपने देश के लिए कुछ करना था और लोगों से जुड़ के रहना था। मेरे साथ सारे लोगों को लेके जाना था। अच्छा, ये देश की बात करी, मैं आपको बताऊं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़। आप बंगाली गुजराती है, आप अगरतला के हैं, आप बेंगलोर गए, आप अभी दिल्ली में हैं, और अब आपकी पूरी जो कहानी है वो पूरा भारत सुने। तो ये ब्यूटी है आइकॉन्स ऑफ भारत की, ये बहुत ब्यूटी बड़ी है बात हमारे है। शो की। लेकिन और हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई ना, अगले बार इनको केमचो बोलेंगे कि नमस्कार अरे, बोलेंगे? हाँ, वो मजा मत छू। मुझे 7 लैंग्वेज बोलने आती है सर। बहुत कन्नड़ा अच्छी भी बात मैं है। फ्लुएंटली मतलब बात कर इतना टैलेंट होने के बाद ये मछली का बिजनेस आप करते हैं, तो ऐसा कभी फ्रेंड्स ने आपका मजाक नहीं उड़ाया कि तू मछली बेचता है? मतलब कभी ऐसा लगा नहीं कि यार मुझे दुर्व्यवहार हो रहा है मेरे साथ? सर फ्रेंड्स छोड़ दिए, घर वाले बोले डॉक्टरी पढ़ा, सब कुछ किया, अभी तो मछली का बिजनेस करेगा, लोग तो क्या कहेंगे? वो चैलेंज कैसे एक्सेप्ट, मतलब कैसे उसको आपने फेस किया? सर वैसे तो जब मैं फिजियोथेरेपी में जब लास्ट में था, तब मुकाम पहुंचने के बाद एक बार एक दिग्गज इंसान ने बोला था, मैं एक स्टार्टअप के लिए काम करता था, बोले कि विवेक वो स्केलेबल नहीं कर सकते, मुझे 100 विवेक्स चाहिए। तो अभी 100 विवेक्स तो मैं नहीं कर सकता, तो स्केलेबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मैंने एक प्रोग्राम दिया था, रिफिट, रिहैबिलिटेशन फिटनेस। मैं बोला सर एक काम करेंगे, जब मेरे पास होगा तब मैं उसको मैं करूँगा सर। अब वो कोर्स लेके मैं आ गया, और ये चीज़ में था कि जब स्केलेबिलिटी की बात है तो समंदर से दोस्ती कर लेते हैं, वो तो बहुत है, पानी बहुत है। 10-12 साल के बाद अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हैं और अपने व्यापार को? मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम 50,000 जो फिशरमैन हैं उनको एक साथ मिलने के सी विलेज बनाना है। क्या बात है, और बहुत मैं अगर चला भी जाऊं तो माइक्रो फाइनेंसिंग और उसके चलते उनका रोजगार नहीं बंद होना चाहिए। Fantastic. कोई लोग वो इंटरनेशनल वाटर क्रॉस करके वो नहीं होना चाहिए, उनको पकड़ना नहीं चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया। उम्दा विचार है आपके विवेक, आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है इस देश को। मछली के खुदरा कारोबार में औसत महीने का मुनाफा 5 लाख रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। मछली के वैश्विक बाजार की 2020 में कुल कमाई 8,75,750 करोड़ रुपए थी और सालाना चक्रवृद्धि दर 2.9%। मछली के खुदरा व्यापारी 65 से 75% मुनाफा लेते हैं। हमारे अगले आइकन ऑफ भारत जो हैं वो मधुमक्खियों की उपज से मधु बनाते ही नहीं बल्कि सबके जीवन में फैलाते भी हैं। इनका नाम है डॉक्टर नितिन कुमार और ये बी फार्मिंग के एक्सपर्ट हैं। चलिए मिलते हैं डॉक्टर नितिन कुमार जी से। मैं डॉक्टर नितिन कुमार सिंह, मैंने 2016 में अपना विजिटिंग साइंटिस्ट पोस्ट इजराइल में रिजाइन करके और लखनऊ के शहर में आया और वहाँ आके हम लोगों ने मॉडल सेटअप किया बी कीपिंग के लिए। और आज के डेट में हम मधुमक्खी पालन करके अपना और साथ में अपने साथ जुड़े हुए 700 किसानों की लाइवलीहुड को इम्प्रूव किए हैं। और उसके तहत हम लोग सबसे बड़ा शुक्रगुजार कर रहे हैं भगवान का कि जिन्होंने लॉकडाउन में जहाँ सारे इंडस्ट्रीज में ताले लगे हुए थे, हमारे इंडस्ट्री में ताले खुले हुए थे और हनी की डिमांड और साथ में कई सारे लोग जो जिनकी जॉब चली गई थी वो हमारे साथ जुड़े हैं और अपने प्रोडक्ट को बाज़ार में अच्छे रेट पे सेल कर रहे हैं। नमस्ते। स्वागत है आपका इस शो में। आप बताइए कि किस तरह से मधुमक्खी पालन के जरिए मधु लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आपकी भविष्य की योजना क्या है? मधुमक्खी पालन हम एक मॉडल सेटअप कर रखे हैं। हम गांव में जाते हैं, गांव में हमने 25 बॉक्स का एक महिलाओं को या एक जेंट्स को 25 बी बॉक्स का सेट बना के पहले सबसे पहला काम किया, इनको ट्रेनिंग दी जाती है।
एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ, तो उसमें अपने PhD एक्सपर्टाइज हूँ, तो मैं उनको ट्रेनिंग दे देता हूँ। ट्रेनिंग में उनको बताया जाता है किस किस मापदंड पे आपको हनी एक्सट्रैक्शन करनी है। फिर उसके बाद मेरा एक टीम है, हमारी टीम के साथ मैं भी उनके साथ रहता हूँ और उनके उस घरों में, उस खेतों में, मेड़ों पे, इस काम में कोई खेत की ज़रूरत नहीं है, एक भूमिहीन किसान भी इस काम को आराम से कर सकता है। और साथ में मधुमक्खियों के द्वारा जो भी किसान इस काम को करता है तो उनकी फसल की उपज 30% बढ़ती है परागण क्रिया के द्वारा, पॉलिनेशन के द्वारा। तो मैं उस गांव में एक गांव में एक आदमी को पकड़ता हूँ, फैमिली को, उनको 12 बॉक्स दिया जाता है। वो 12 बॉक्स का सेटअप लगाया जाता है। अब मधुमक्खियाँ 6 किलोमीटर गोलाई में घूमती हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो जैसे मान लीजिए अक्टूबर से मार्च तक हमारे यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया में सरसों की खेती की जाती है। तो सरसों के खेतों के बीच में मधुमक्खियाँ उन फूलों से रसों को लेके आती हैं और वो अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं। और ठीक 25 से 30 दिन के बाद जब वो पूरा पक जाता है, उस शहद को निकाला जाता है और उन्हीं हमारी टीम के द्वारा, हमारा जो सेंटर है लखनऊ में है, चिन्हट के अंदर, उसकी पैकिंग कराई जाती है, उसकी R&D भी की जाती है। बेसिक टेस्टिंग पैरामीटर जो हमारे पास अवेलेबल, उसको टेस्ट करके और फिर उसको बाजार में उतारते हैं। हमारा जो विज़न है कि जेंट्स अगर हनी निकालते हैं तो उस घर में लेके आएँ और हमारी जो माँ हैं, हमारी बहनें हैं, उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएं। जैसे उसके अंदर मोम निकलता है, हमारा मोम का क्या बना सकते हैं, साबुन, मोमबत्ती। तो मोमबत्ती एक तरह से क्या होता है, ये पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है, प्रदूषण को एब्जॉर्ब करता है, तो उसको एब्जॉर्ब करेगा। तीसरा क्या किया जाता है, उसकी क्रीम बना लिया जाए। ये क्रीम कोई ऐसा नहीं मैंने कोई नया काम किया, मैंने क्या किया, उसकी थोड़ा सा इन्वेस्टन करके सीसम ऑयल, कैस्टर ऑयल, मोम को डाल के पैकिंग करके बाजार में एड़ी फट रही है वहाँ लगा ले, लिप बाम। एक और भी सवाल इसमें हम कंटिन्यू करना चाहेंगे कि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि और देखते समझते भी आ रहे हैं कि मधु जो है, हनी है, वो डुप्लीकेट मिलता है ज़्यादातर, उसमें गुड़ मिला दिया जाता है उसका। तो इसको आप मार्केट में ग्राहक को कैसे कन्विंस करते हैं कि ओरिजिनल है? ये बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये मेरे साथ चैलेंजिंग हर रोज़ सुनने को मिलती है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, मैं आप लोग के माध्यम से, इंडियन आइकन टेबल के माध्यम से, NTV के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो शहद होती है उसकी सबसे बड़ी पहचान, चाहे कहीं से भी लिया जाए XYZ, अगर जम जाए शहद, वो प्योरिटी की पहचान है। शहद का जमना ही प्योरिटी की पहचान है। धंधा कैसे कर रहे हो, मतलब बेचोगे कैसे, बेचेंगे कैसे, कहाँ बेच रहे हो? सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको बेचने के लिए मैंने जो अपना सिस्टम डेवलप किया है, मैं अपने हनी हर एक फ्लावर के निकालता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे सरसों की शहद निकाला, बिहार में ये बी बॉक्स को माइग्रेट करके उस एरिया में ले जाते हैं जहाँ लीची का बगीचा होता है। अच्छा। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची का शहद निकाल लिया, झारखंड में गए तो क्रंच का शहद निकाल लिया, बंगाल गए सुंदरवन की हनी निकाल ली। उधर से घूमते हमारे ट्राइबल आदिवासी लोग, महिलाएं, हमारी दीदियाँ हैं, तो वो लोग नीम, जाबुन। अब बेचना है इस डिफरेंट फ्लावर की हनी, जो शहद होती है जिस पर्टिकुलर प्लांट से निकलती है, उस पर्टिकुलर प्लांट का उसके अंदर हर्ब्स होता है और ये मेडिसिनल हनी करके बेचा जा सकता है। और मैं जो फोकस करता हूँ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को फोकस करता हूँ, मैं जो फोकस करता हूँ आयुर्वेदिक स्टोर से फोकस करता हूँ। ये नहीं कि हर जगह हर नितिन 10 जी, कदम। जैसे मैंने देखा आप PhD हैं, तो मुझे ये सवाल आया कि ये बिजनेस सेंस कहाँ से आई आपने? मैं PhD मदुरई कमाल यूनिवर्सिटी मदुरई तमिलनाडु से किया था और मुझे मौका मिला इजराइल जाने का। मैं वहाँ रिसर्च साइंटिस्ट रहा हूँ, एज अ पोस्ट डॉक फेलो रहा हूँ। मेरा वहाँ 4 साल का अनुभव था। इंटरनेशनल नेचर जर्नल में पब्लिकेशन भी किया मैंने। बहुत तो वहाँ जो मधुमक्खियों के साथ जो प्रोफेसर थे, जो वहाँ के किसान लोग थे, एक अलग कॉन्सेप्ट लेके काम करते थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट मुझे आया काम करने का, वहाँ की जो मेंटर भी थी, वो किसानों के साथ पैकिंग करके घरों पे या अपना स्टॉल लगा के प्रोडक्ट, तो वही कॉन्सेप्ट में अपने लखनऊ शहर में अपने यहाँ पे लगाया मैंने। कोई ऐसा एक व्यक्ति है जिसने आपको इतना गाइड किया हो जो आप कभी भूलेंगे नहीं? बिल्कुल सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे फादर हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, बेटा तू आगे चल, मैं तेरे साथ पीछे हूँ। सबसे बड़ा जो एक स्टार्टअप के लिए होता है, वो बाप और माँ का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज इतना पढ़े लिखे लोग देश के ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, यही भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत कुदरती शहद निर्यात करने वाला छठा सबसे बड़ा देश है। 2019-20 में 633.82 करोड़ रुपए का 59,536.75 मीट्रिक टन शहद निर्यात किया गया। शहद उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल और पंजाब सबसे आगे हैं।
मधुमक्खी पालन का कारोबार भारत के सबसे मुनाफे वाले कारोबारों में से एक है। चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे नेक्स्ट आइकन ऑफ भारत से। इनका नाम है कुमेल किरमानी और ताहिरा किरमानी। ये मियाँ बीवी की जोड़ी बनाती है कमाल का नॉनवेज ब्रेकफास्ट और हैदराबादी क्यूजीन को पहुंचाती है घर घर तक। तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं इनकी कहानी। ये है मेरे शौहर कुमेल किरमानी और मैं इनकी बेगम हूँ ताहिरा किरमानी। ये मार्केटिंग में प्रोफेसर है और मैं स्कूल टीचर। हम दोनों मंडे टू सैटरडे वर्क करते हैं। कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर था हमारे दिमाग में कि अगर हम संडे को अपना हॉलीडे स्पेंड कर रहे हैं तो वो यूज़फुल हो। तो बिज़नेस मॉडल ये था कि हम मंडे टू फ्राइडे प्रमोट करेंगे, सैटरडे को ऑर्डर लेंगे और प्री ऑर्डर बेसिस हम संडे को ब्रेकफास्ट आपके घर तक डिलीवर करेंगे। कोई भी बिज़नेस के लिए हर्डल्स तो आते ही हैं, तो हमें भी काफ़ी सारे हर्डल्स आए थे। जैसे कि वो एक लिक्विड है तो वो उसका लीकेज होगा, रोटी वो फ्रेश सर्व करने का है, तो बहुत सारे हमें भी हर्डल्स आए थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक एक्सपीरियंस के साथ हमें एक हर्डल्स हमारे फिनिश हुए। हम दोनों ने मिलकर और बेगम्स ऑथेंटिक हैदराबादी किचन ब्रांड स्टार्ट किया। नमस्ते। तो ताहिरा जी और कुमेल जी, आपका स्वागत है भारत आइकॉन्स ऑफ भारत शो में। और ब्रेकफास्ट और बिज़नेस को कैसे कंबाइन करके आपने एक नया एक कॉन्सेप्ट शुरू किया, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आदाब टू एवरीवन। ये मेरे शौहर है कुमेल किरमानी, मैं इनकी बेगम ताहिरा किरमानी। ये मार्केटिंग में प्रोफेसर है और मैं एक स्कूल टीचर। हम दोनों ने मिलके बेगम्स ऑथेंटिक हैदराबादी किचन लॉन्च किया है। जस्ट बिफोर द लॉकडाउन हम लोगों ने शुरू किया है ये कॉन्सेप्ट। हाल ही में थोड़े फ्रेंड्स आए थे घर पे, वी इनवाइटेड देम टू ट्राई हैदराबादी कुजीन। तो उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया हमको कि बहुत ही बढ़िया खाना बनाते, तो आप रेस्टोरेंट या किचन क्यों नहीं स्टार्ट कर देते। फिर हम लोगों के दिमाग में था कि हम लोग मंडे टू फ्राइडे सैटरडे काम करते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं हम लोग, बट हमारे पास एक छोटी सी दिशा हमको मिली कि हमारे पास सैटरडे नाइट और संडे है, और क्योंकि हम लोग फूड बिज़नेस में एंट्री हो रहे हैं तो हम लोग कुछ डिफरेंट करना चाहते थे अपने टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया कि चलो हैदराबादी जो कुजीन है, जो नाश्ते में काफ़ी फेमस है हैदराबाद में, वो आम तौर से बेंगलुरु में इतना आसानी से नहीं मिलता एंड थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है मिलना और टेस्ट वो ऑथेंटिसिटी रखना। तो लकी दैट ताहिरा हैदराबाद से हैं और शी इज़ अ फूडी हरसेल्फ और बहुत ही अच्छा खाना पकाती हैं। और चालू करते ही आपको कोरोना का कहर मिला, राइट? कोरोना आ गया, 2 साल बड़ा रेस्टोरेंट कैफे इंडस्ट्रीज में लोगों में बहुत हालत खराब हुई। तो वो रिवैम्प करके वापस 2022 में आपकी जर्नी ट्रैक पे आई है, अभी कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? कोरोना वाज अ बून फॉर अस। हमारा सबसे ज्यादा सेल 2020 में हुआ। वी मेड ऑलमोस्ट अबाउट 4.5 लाख इन लेस देन 52 डेज। जो 52 संडेज होता है अपना, we made more than about 4.5 lakh rupees। आपसे वीकेंड्स पे बिजनेस करते हैं? सिर्फ संडे को। ये कौन सा बिजनेस है? नहीं, लेकिन आप दोनों ने, ताहिरा और कुमेल, सब देशवासियों को एक नया रास्ता दिखाया है कि आप एश्योर्ड इनकम अपने रेगुलर जॉब से कमा सकते हैं और लेकिन साइड में एक बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बिजनेस करना है तो जॉब छोड़ना पड़ेगा। आपने दिखाया कि दोनों एक साथ कर सकते हैं। लेकिन आपसे ये सवाल है, क्या आप अपना जॉब रिजाइन करके फुल टाइम इसका करने का सोचेंगे? अगर हम फुल टाइम घुस जाएंगे इसके अंदर तो शायद हमारी यूनिकनेस मिट जाएगी। तो हम लोग ये स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट कि आपको हमारा घर के हाथ का खाना, ताहिरा के हाथ का खाना, बेगम के हाथ का खाना सिर्फ संडे को ही मिलता है, तो आप वेट कीजिए, संडे को बी आर गेस्ट। और इस हिसाब से मेरी तरफ से एक सवाल है कि जैसे कई लोग क्लाउड किचन नाम सुन के घबरा जाते हैं कि क्या है ये, तो आप अपने घर से ही कर रहे हैं, तो किस तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत है, या फिर आप नॉर्मल ही जैसे किचन में आप अपना ये सब बना रहे हैं? नहीं, हम लोग तो हमारे घर में ही स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो जिस घर में हम रहते हैं बस वही किचन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो हम लोग अर्ली मॉर्निंग हम लोग सर्व करते हैं, तो हम लोग मॉर्निंग 2 o'clock 3 o'clock उठ जाते हैं। 7 o'clock हमारा स्टार्ट भी हो जाता है सेल। बाई 10 o'clock हमारा प्रोडक्ट ख़त्म भी हो जाता है। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको ये सब बिजनेस चालू करने के लिए? इनिशियली ये कह रहे थे कि हम फ्राइडे बिरयानी स्टार्ट करते हैं, तो मैंने कहा बिरयानी इज़ वेरी कॉमन, आपको तो हर जगह मिल जाएगी, कुछ ऐसा प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं
जो बैंगलोर में इज़ नॉट इजी, क्योंकि साउथ इंडियन फूड तो बहुत नाश्ता वो तो साउथ इंडियन फूड ही कहते हैं, मगर हम लोगों ने सोचा लो नॉन वेजिटेरियन फूड हम नाश्ते में रखते हैं, जैसे कि पाया है, गुर्दा, खीमा, इस टाइप की चीज़ें। तो फिर हमने कहा कि चलो यार पाया स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हैदराबाद में तो हर जगह आपको पाया मिल जाएगा, बट बैंगलोर में इट्स नॉट ईजी। सर मैं भी एक सवाल पूछना चाहूंगी इनसे कि हमेशा ऐसा कहते हैं कि जिसके साथ प्यार करें उसके साथ कभी ना व्यापार करें। क्या बात तो ये केमिस्ट्री कैसी रहती है जब आप दोनों अपना बिजनेस चलाते हैं? यहाँ मेरा ये मानना है कि अगर हम एक दूसरे के पैशन को समझें, इनको पकाना अच्छा लगता है, मेरे को बेचना अच्छा लगता है, हमारा हर टाइम ये डिस्कशन रहता है कि आज क्या करें, हाउ कैन वी सेटिस्फाई आवर कस्टमर, कैन वी डू मच बेटर। तो हम लोगों ने जब शुरुआत किया था तो वी वर वेरी रेस्ट्रिक्टेड, तो एक पाया से शुरू किया। सेकेंड ईयर वी लॉन्च्ड, वी इंट्रोड्यूस वन मोर आइटम। थर्ड ईयर वी इंट्रोड्यूस बिरयानी। तो हर साल वी आर एडिंग आवर मेनू लिस्ट। तो इस हिसाब से हमारी जो जोड़ी है, इट इज बिकमिंग अ फ्रूटफुल हस्बैंड वाइफ बिजनेस जोड़ी। अच्छा, जुगलबंदी तो आपकी बड़ी प्यारी है, तो सास ससुर का और उधर पापा मम्मी का प्यार पूरा मिल रहा है आपको, सपोर्ट में? 100%। तो द बैकग्राउंड इसका जो अगर आप पूछेंगे मुझसे तो I lost my dad during COVID. Really sorry. So ये उनकी दुआ है। तो हम उनके ही घर के अंदर बैठकर, उनके ही घर के साथ, उनके ही दुआओं के साथ हम लोगों ने वो शुरुआत जो किया है, जो हमको इस मंच पर लाकर ठहरा रही है, वो कहीं ना कहीं ऊपर है, तो हमको दुआई दे रही होंगे, खुशी हो रही होंगी। आपके अंकल इंडिया के वर्ल्ड कप 83 टीम के विकेट कीपर थे। Yes. वो तो ग्लोबल गए, दुनिया को अपने पास ले आए, लेकिन आप अपने आप को बैंगलोर में सीमित रख रहे हैं। आप इसको नेशनल ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड कब बनाएंगे? सर मेरा ये काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि हमको इसको एक्सपैंड कैसे करें। अगर एक्सपैंड करना है तो हमको ये डेली करना पड़ेगा एंड वी हैव टू स्केल इट अप। तो ताहरा ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बोला कि ताजमहल दुनिया पे नहीं जाता, दुनिया ताजमहल देखने आती है। क्या बात, वाह क्या बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, Thank you so आपका much. बिजनेस बढ़ता रहे। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। भारत में 3500 से ज्यादा क्लाउड किचन हैं और 2024 तक अनुमान है कि ये 15,500 करोड़ रुपए का उद्योग हो जाएगा, जो 2019 में बस 3,100 करोड़ रुपए था। दर्शकों, इस कपल ने ये साबित कर दिया है कि आप अपनी जॉब बिना छोड़े भी बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप पे ऐसे बहुत सारे मेंटर्स हैं, गुरु हैं, जो आपको नए तरीके सिखाएंगे व्यवसाय करने के अपने कोर्सेज द्वारा। अब मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से। इनका नाम है मोहम्मद अनस इर्तिजा। देसी मुर्गा और कड़कनाथ इनके पोल्ट्री फार्म की शान है। इनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या है इनकी कहानी। मैं मोहम्मद अनस इर्तिजा लखनऊ शहर से एक मॉडर्न फार्मर हूँ। आज के टाइम पे पोल्ट्री फार्मिंग का काम कर रहा हूँ। बेसिकली कड़कनाथ, देसी मुर्गी, इन सब चीज़ों का पालन करते करते आज काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लेकर के मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। काफ़ी तकलीफ़ें झेली हैं इस काम में, बिकॉज ऑफिस गोइंग वाला आदमी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आ गया देसी काम पे। कहीं ना कहीं मतलब एक चैलेंज था, एक एक्सपीरियंस था, बट कहीं ना कहीं बहुत मज़ेदार है। मैंने ये काम 3 साल पहले शुरू करा था, तो एक्सपेरिमेंटल लेवल पे रिजल्ट्स अच्छे आए, मार्केट में गए, बेचने की बात करी, तो इस तरीके से काम शुरू करा। बट डाउन दी लाइन बहुत अच्छा काम रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तक के। हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द आइकॉन्स ऑफ भारत मंच। और थोड़ा बताइए कड़कनाथ क्या है और ये पोल्ट्री फार्मिंग में आप कैसे लॉकडाउन के वक्त कैसे घुस गए? सो हमारी जूरी को आपकी कहानी की बहुत इंतज़ार है। एक्चुअली कड़कनाथ एक काला मुर्गा है जो कि एमपी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से जो है ओरिजिनेट करा गया है। और बेसिकली अगर बात करें हम लोग कड़कनाथ की, इट्स वेरी गुड एट प्रोटीन, लो इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। तो इस तरीके से ये जो लाइक किंग कड़कनाथ कहा जाता है, अगर कहा जाए देसी ब्रीड में पूरा। तो अच्छा, मेरा आना इसमें एक्चुअली माय फैमिली इज़ इनटू कंस्ट्रक्शन लाइन। काम बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था, चीज़ें बिल्कुल अलग हो गई थी। तो आई वाज सिटिंग विद फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो उन्हीं के रेफरेंस पे कहीं ना कहीं कड़कनाथ एक उस चीज़ में बैठ रहा था। एक चिकन का जो पोर्टफोलियो था वो कहीं ना कहीं पूरा आ रहा था, क्योंकि देसी चिकन और कड़कनाथ की डिमांड
कोरोना के टाइम पे बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आपको ये कब आइडिया आया और कैसे आया कि जो देसी मुर्गा है वो स्वादिष्ट होता है और उसका मार्केट बहुत है, तो ये देसी का मार्केटिंग हो सकता है और बहुत हो सकता है, ये कब पहली बार आइडिया आपके दिमाग में? सर आपको हकीकत बताऊं कि हम लोग बैठे हुए थे और बैठ करके जब R&D कर रहे थे, तो फिर सर जब माल तैयार होता है तब फिर एक्सपीरियंस के दौरान ही होता है मंडी जा कर के माल बेचते हैं। तो कोरोना ख़त्म ही हुआ था, मैं बताऊं आपको, मैंने मंडी जा कर के प्रोडक्ट्स को ले करके अपनी गाड़ी में भर करके और वहीं पे ले जा करके 20 बच्चों को जा करके बेचा। तो मुझे समझ में आया इसमें रेट भी अच्छा मिल रहा है, काम भी फ़ायदेमंद चीज़ है, और फिर सबसे अच्छी बात कि आप गए, आपने मुर्गा दिया, उधर से कैश उसने दे दिया। लेकिन आज आपके फैमिली का क्या रिएक्शन है? क्योंकि यूजुअली होता क्या है, जो प्रीवियस जनरेशन होता है वो कहते हैं कि आप हमारे बिजनेस में लग जाओ, अब कंस्ट्रक्शन फिर बूम हो गया है। बाय नेचर मैं एक एंटरप्रेन्योर ही हूँ, मैं बताऊँ आपको। मेरा एक लॉन्ड्री का प्लांट भी है जो कि मेरा खुद का है। तब घर वालों ने मुझसे कहा था बेटा क्या करो, कपड़ा धो रहे हो। इसके बाद मुर्गा बेचने गया, खेलने बेटा आप तो मुर्गे वाले भी बन जाओगे। तो कहीं ना कहीं घर वालों को थोड़ा सुकून आ गया कि चलो भैया अभी तो कर रहा है, मैं अभी जो कर रहा हूँ मैं उसमें बहुत संतुष्ट हूँ। कहीं ना कहीं आई एम एंजॉयिंग माई वर्क। ऐसा बताइए कि जो अभी कितने नंबर्स ऑफ जो मुर्गे हैं आपके पास, वो कितना एक साथ आप? सर मेरे साथ क्या है, मेरे पास हैचिंग मशीनें हैं, तो मैं हर महीने चूजे से अंडे से चूज़ा निकालता रहता हूँ। तो मेरे पास करेंटली 300 का एक पेरेंट स्टॉक रहता है जो कि हर दिन जो है 300 अंडा ऐसे निकालता रहता है। मैं अपनी जो 3500 की अंडे की मशीनरी है तो उसमें लगाता रहता हूँ, ब्रूड करते रहता हूँ। जैसे आज के टाइम क्या है सर, मेरे यहाँ बच्चा बड़ा हो रहा है, क्योंकि टाइम सर्दियों में होता है, जो अच्छा टाइम होता है, जो अच्छा रेट मिलता है, दैट इज़ इन विंटर्स। आप सर्दियों में चले जाइए, आपके पास मतलब मेरा फार्म 30 किलोमीटर दूर है, लोग आते हैं फार्म, वहाँ से अब आज के टाइम पे माल लेके जाते हैं, अंडे लेके जाते हैं। इवन जो चूज़े होते हैं, बिकॉज कम्युनिटी वाइज काम है सर ये, तो जितने फार्मर्स आसपास के जुड़े हुए हैं वो आकर के चूज़े लेकर के जाते हैं। भविष्य आप क्या देखते हैं कुछ सालों बाद, और युवाओं को क्या संदेश देते हैं मुर्गी पालन? सर मैं यहाँ से आ रहा था लखनऊ के एयरपोर्ट पे, तो एक टैक्सी ड्राइवर था, तो वो मुझसे बोला कि भैया कि समझ नहीं आ रहा है क्या करें, आजकल महंगाई भी बढ़ती है। यार मैंने कहा एक काम करो, मेरा फार्म है, तुम मुझसे 100 बटेरे लेके जाना और 40 दिन बाद इसको बेच देना, और तुम्हें जितनी चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा जो चीज़ें मुझे नहीं सीखने को मिली, जो कि हार्ड अर्न तरीके से सीखने को मिली, तो वो चीज़ें मैं बताऊंगा। आपका सिस्टम सेटअप कर दूंगा, आपको एक सुकून से, मतलब आप ज़रूरी नहीं आप ट्रेडिशनल फार्मिंग करें, आप गेहूँ की जगह आप ये उगाओगे तो आपको इसमें ज़्यादा पैसा बचेगा। चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। और आज के टाइम पे जो हम लोग देख रहे हैं सर माहौल, तो सर माहौल बहुत ख़राब है। मुर्गा अगर हम लोग ये बनाते हैं ब्रॉयलर, तो हम लोगों के यहाँ घर में आलू कहा जाता है उसे मतलब उस मुर्गे को आलू कहा जाता है, और ये जो मुर्गा होता है बनाने में सर 3 घंटा 4 घंटा लगता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए हमारे मुंह में पानी आ रहा है, हम वेजिटेरियन लोग हैं, तब तक आपको प्रणाम करते हैं हम लोग, नहीं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। अरे नहीं कोई बात नहीं। धन्यवाद। थैंक यू। 2020 में भारतीय मुर्गी पालन बाजार, जिसमें मुर्गियों के साथ साथ अंडों का व्यापार भी शामिल है, 1,98,800 करोड़ रुपए का हुआ। फिलहाल भारत में मुर्गी पालन सबसे तेजी में बढ़ता और सबसे मुनाफे वाला कृषि कारोबार है। हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुर्गी पालन होता है। तो दर्शकों, ये थे एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह से आप एक ही व्यवसाय को अलग तरीके से कर देश के काम आ सकते हैं। आप भी फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आप चुनेंगे कि श्रेष्ठ आइकन आज का कौन होगा? ऐसे तो सब श्रेष्ठ है, बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने जो विचार किया उसके आधार पर हम लोग देख रहे हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करके नई दिशा दिया समाज को, और नई चीज करके बहुत बड़ा किया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया। वो कहते हैं ना कि सक्सेसफुल आदमी कोई अलग काम नहीं करता है, उसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, भिन्न होता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने नोटिस किया।
तो मेरे हिसाब से वहाँ से हमें चुनना चाहिए कि कौन बेस्ट हो सकता है। कौन सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है, कौन सोसाइटी पे इम्पैक्ट बना रहा है, ये दो चीज़ें उसके बेसिस पे। आज के सभी पार्टिसिपेंट्स काफ़ी मतलब दिग्गज हैं, लेकिन हमारी सोच ये है कि जिसने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, मतलब ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ के आगे बढ़ाया, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन आज इतने सारे अलग अलग किस्म के लोग आए थे, थोड़ा सी कंफ्यूजन नहीं हो जाती है आपस में कि किसे चुने? बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है निर्णय लेना। हम लोग बहुत मेहनत करके, बहुत मशक्क़त करके निर्णय ले पाते हैं, और फिर भी वो निर्णय पता नहीं कितना सही है, क्योंकि सभी लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी सोच एक जैसी है, क्योंकि चारों ने एक को ही सिलेक्ट किया। बिल्कुल। चलिए, जहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि बड़ा मतभेद होता है जूरी का आपस में, यहाँ पे हमारी जूरी जो है वो एक ही जैसे व्यक्तियों को चुन रही है। बड़ी खुशी की बात है भाई। हमारी जूरी जब तक अपनी गहरी सोच में डूब कर ये डिसाइड करती है कि श्रेष्ठ आइकन कौन होंगे, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताती हूँ। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मेंटर यानी GEM 2021-22 के मुताबिक भारत पहले 5 देशों में से है जहां बिजनेस आसानी से शुरू किया जा सकता है। आंकड़ों की माने तो भारत में हर दिन 2 से 3 टेक स्टार्टअप्स होते ही होते हैं, और भारत के जितने भी स्टार्टअप्स हैं उन सभी ने हर साल 40,000 से ज्यादा नए लोगों को नौकरी दी है। इस वक्त भारत में सिर्फ स्टार्टअप्स की वजह से 1,70,000 नौकरियां हैं। मैं आपको बता दूं कि फ्रीडम ऐप और NDTV इंडिया का भी यही मानना है कि भारत की जनता जितनी ज्यादा कुशल बनेगी, उतनी ही जल्दी आर्थिक रूप से आजाद होगी। तो आप भी फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और किसी एक काम में खुद को कौशल बनाकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कीजिए और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दीजिए। कौन होगा हमारा आज का श्रेष्ठ आइकन? तो चलिए, मैं दरख्वास्त करूंगी कि यहाँ मंच पे आएं और हमें बताएं कि किसे आपने चुना है श्रेष्ठ आइकन। तो चलिए, अब बुलवा लेते हैं हमारे आइकन्स ऑफ भारत को और चुनते हैं हमारा श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। दर्शकों, आप ही की तरह मैं भी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि कौन होंगे हमारे आज के श्रेष्ठ आइकन। श्रीकांत जी हमें बताएं कि कौन चुना गया है आज के एपिसोड का श्रेष्ठ आइकन। वो नाम बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा मेरे फेलो जूरी मेंबर्स के बिहाफ पे कि आज के सेशन में हमें बहुत ही मज़ा आया। उसकी 2 वजह हैं। एक तो था कि ये खाने पीने के बारे में था, आप पांचों ने वही बात करी। दूसरी वजह ये है कि आज स्टैंडर्ड जो था इतना ऊंचा था, आप सभी के बिजनेस का ऑब्वियसली मुश्किल हो गया हमारे लिए। लेकिन जब हम लोग बैठे तो एक नाम तो हमें चूज़ करना ही था। तो हमारे जो श्रेष्ठ आइकन है आज के एपिसोड के, वो हैं विवेक। बहुत बहुत मुबारक हो, विवेक साहा जी हैं आज के श्रेष्ठ आइकन। ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे आप सबको भी एक मेमेंटो देंगे। अब आप भी वोट कर सकते हैं अपने फेवरेट आइकन ऑफ भारत के लिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और वोट करके हमें बताइए कि कौन है आपके हिसाब से श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। और आपके वोटों के आधार पे ये हैं पिछले हफ्ते के श्रेष्ठ आइकन। आज हमने हमारे इस मंच पर कितने सारे दिलचस्प आइकन्स ऑफ भारत से मुलाकात की। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप भी अपनी कहानी जो है इस मंच पे सुनाएं? अगर आप भी लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप और अपने आप को रजिस्टर कीजिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के बाद आप बहुत सारे कोर्सेज से बहुत सारी चीजें सीख भी सकते हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। देखते रहिए आइकन्स ऑफ भारत, योग्य भारत, सफल भारत, ओनली ऑन NDTV। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।